नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर और इस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट एक बार फिर हो गया है। बीते 24 घंटे में करीब 62,194 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 853 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें, राज्य में रिकवरी रेट भी 85.54% है और वहीं मुंबई की बात करें तो हालात बेहद खराब हैं। एक दिन में 3056 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 69 लोगों की जान चली गई। हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई में रिकवरी रेट 90% और बुधवार को राज्य में कोरोना के 38,80,542 नए केस सामने आए, जबकि 920 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें, कोरोना संकट के बीच बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नए मामलों में गिरावट को देखते हुए आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए 3,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र में बने, इसके लिए हमारी तैयारी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, लगातार और उसी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी महाराष्ट्र में जिस तरीके का ऑक्सीजन मॉडल है उसकी तारीफ की जा रही है। और महाराष्ट्र में चल रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला MBBS और साथ ही डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी धनोज जी, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल है कि जम्बो कोविड सेंटर BKC NSC की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ा दी गई। पहली लहर के बाद से ही तैयारियां काफी तेज कर दी गई और आज एक बार फिर से संक्रमण के आंकड़ों में उछाल आया है, क्या राय है? पल्लवी, 2 लाइन यहाँ मैं शुरुआत करूंगा जी। आज तो सभी की थी एक मुद्दत फुर्सत के शर्त पर मिलने की। आरजू सभी की थी एक मुद्दत फुर्सत के शर्त पर मिलने की। चाहत सभी की थी पर बारी बारी बिछड़ गए जी। आज हालात ये है, जितने दोस्त यार रिश्तेदार उनकी मुद्दत थी मिलने की, लेकिन आए दिन खबर आता बिछड़ने की। और सरकार जो है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ये आज से ही नहीं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जब पहली बार ही हुआ था, सबसे ज्यादा फजीयत हुआ था महाराष्ट्र सरकार की, तब भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी मान लीजिए MLC बनने के लिए प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाने आ गए, लेकिन जनता की रक्षा के लिए उद्धव ठाकरे पता नहीं कहां छुपे पड़े हुए हैं। मैं आर्या न्यूज के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो महाराष्ट्र का स्थिति है, क्योंकि वहां से जितने भी हमारे देश के गरीब मजदूर थे वो पलायन कर गए, उनको नहीं रोक पाया। और जिस तरह से वहां से खबरें आ रही है, वो खबरें भी जो निंदनीय है और महाराष्ट्र सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। और ये जो 3rd वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसमें कितना नुकसान होगा अभी तक इसके आकलन भी नहीं की गई है जी। इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आनंद शुक्ला जी है, वो आपको बेहतर बताएगा मेडिकली। लेकिन मैं एक शोध करने के बाद बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ DNA पे काम होता है, RNA पे काम नहीं होता है। जी दोनों जी, चलिए फिर डॉक्टर आनंद शुक्ला से जान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन मॉडल, डॉक्टर आनंद, जो ऑक्सीजन मॉडल है महाराष्ट्र का, जिसकी तारीफ भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, क्या लगता है देश के बाकी राज्यों में वो ऑक्सीजन मॉडल लागू करना संभव है? जी बिल्कुल। अभी एम्स के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने 970 करोड़ रुपया जो है प्लांट लगाने के लिए शुरू किया है। और हर कॉलेजेस में, हर लोकल जगहों में जहाँ पे एक्सेसिबल हो, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए ये जरूरतमंद लोगों के लिए हर जगह के लिए लागू करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पहली बार ये ऐसी बीमारी आई जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके पहले बीमारी आई थी जिसमें बहुत लोग मरे थे, कॉलरा में, जिसमें पानी की जरूरत थी। पानी का मतलब IV फ्लूइड्स की जरूरत थी, लोग मर जाते थे IV फ्लूइड लगाते। और अभी ये दोबारा जो है ये हवा की जरूरत आई, बने ऑक्सीजन की जरूरत आई। तो ये तरह तरह की चीजें आती रहती हैं, इसमें कंट्री को प्रिपेयर होना पड़ता है। चूंकि जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए इतने बड़े को हैंडल करना थोड़ा सा दिक्कत है। तथा दूसरी चीज है कि हमारे जो डॉक्टर्स भी हैं बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है। पहली बार इन्होंने इस तरह के जीनोम्स देखे हैं। लेकिन डॉक्टर आनंद, जिस तरीके की आशंका जो वैज्ञानिक जता रहे हैं कि तीसरी लहर, क्योंकि महाराष्ट्र में हालांकि पहली लहर के बाद से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तैयारियां तेज कर दी गई हैं, लेकिन तीसरी लहर के संक्रमण के फैलने के लिए भी महाराष्ट्र को केंद्र बनाया जा सकता है, महाराष्ट्र से ये संक्रमण फैल सकता है, वैज्ञानिकों का ऐसा कुछ कहना है। क्या लगता है, क्या कारण है कि इस तरह की चेतावनी जताई गई है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे
बहुत थिकली पॉपुलेटेड लोग हैं, और उससे जो है क्योंकि रिजर्वायर में या रिजर्व में या कहीं ऐसे स्पेसेस में ये लॉज कर जाएगा, बॉडी में भी लॉज कर जाएगा। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड आज तक निकला नहीं है हम लोगों के शरीर से, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में कैरियर के रूप में रहता है या लो कंसंट्रेशन में रहता है। उसी तरीके से ये भी वायरस लो कंसंट्रेशन में या कहीं ना कहीं किसी की बॉडी में रहेगा। जैसे अब ये पेट्स में भी होने लगा, अभी हैदराबाद में बाघों में, शेरों में देखा गया था, तो हो सकता है काऊ में भी आ जाए, और अपने पेट्स जो है बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, उन सबों में भी पाए गए हैं जी। तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसमें जो जाने गए उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। डॉक्टर आनंद, आपके पास वापस रुक करूंगी। धनोज जी, आपके लिए मेरा ये अगला सवाल है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है ऑक्सीजन प्लांट सेटअप कर लिए गए हैं और 12 ऑक्सीजन प्लांट और सेटअप करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं महाराष्ट्र में। क्या लगता है चूक कहां पर हो रही है? देखिए पल्लवी, बात यह नहीं कि आप ऑक्सीजन प्लांट सेटअप कर लिए, बात यह है कि ऑक्सीजन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सरकार को, खासकर खुद मुख्यमंत्री को अपने देखरेख में अपने राज्य के अंदर सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में देना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे एनजीओ भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन खरीद कर महंगे दामों पर अपने कार्यकर्ताओं के परिवार को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं कई जगह। लेकिन मेरा कहना है सरकार के मुखिया से, जो राज्य के मुख्यमंत्री मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे जी से, वो खुद क्यों नहीं बराबर जितने भी हॉस्पिटल है उनको बराबर ऑक्सीजन देते हैं और वो सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचे। क्योंकि देखिए रोड पर ऑक्सीजन वितरित होगा तो वो रोड पर ही रह जाएगा। तो कालाबाजारी को रोकना बहुत जरूरी, क्योंकि ऑक्सीजन इस कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। धनोज जी, जैसे कि आपने कालाबाजारी का जिक्र किया, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि जो कंट्रोल है वो तो बीएमसी के वॉर रूम से जो है जोड़ दिया गया, सीधा जो निजी अस्पतालों की जो ऑक्सीजन कंट्रोल है उसको जोड़ दिया गया बीएमसी के वॉर रूम से, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी नहीं थम रही है महाराष्ट्र में। क्या लगता है क्या वजह है, या कौन से ऐसे लूप होल्स है जिनकी वजह से अभी भी कालाबाजारी हो रही है? देखिए पल्लवी, मैंने कहा ना, उसका एक ही जरिया है, जब मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करेगा तो कालाबाजारी अपने आप रुक जाएगा जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जवाबदेही तय करनी चाहिए और पूरे मार्केट के जो ब्लैक मार्केटर है उसको संदेश जाएगा कि खुद मुख्यमंत्री इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। कहने का मतलब है आप जब लापरवाह हो जाओगे तो मुख्यमंत्री जब आंख बंद कर लेगा तो नीचे में जितने भी पदाधिकारी है उसका तनाशाही बढ़ जाता है और वो समझता है कि इसी टाइम करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना जा सकता है। तो ये जो लालच है ये मानवता को शर्मसार कर रहा है, ये मानवता को मौत के मुंह में धकेल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अविलंब तुरंत एक्शन लेते हुए खुद मॉनिटरिंग करना चाहिए और अपने देख रेख में या एक हाई लेवल कमेटी बनाकर उस कमेटी के तहत जितने भी हॉस्पिटल है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कह देना चाहिए कि इस हॉस्पिटल को इतना मीट्रिक टन, इस हॉस्पिटल को इतना मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और उस हॉस्पिटल के जो या मान लीजिए जो नोडल ऑफिसर है वो मंत्री या मुख्यमंत्री जो मान लीजिए अपने निकटतम को बनाए, ताकि नोडल ऑफिसर कम से कम ईमानदारी से ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचा सके और हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी है वो अफरा तफरी तुरंत खत्म हो और पेशेंट को ऑक्सीजन मिल सके और डॉक्टर भी भयभीत होकर नहीं बल्कि एक डॉक्टर होकर पेशेंट की इलाज कर सके। पर धनोज जी, पहले से ही जो है इस तरह की सुविधा जो है, जानकारी जिस तरह की मिली है हमें कि पहले से इस तरह की सुविधा जो है लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के जो अस्पताल हैं उनमें खुद में ऑक्सीजन प्लांट सेटअप कर दिया गया ताकि बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए अब जो है केंद्र की तरफ से भी महाराष्ट्र का जो कोटा है अब कर्नाटक को दिया जाएगा। तो इस पर क्या कुछ लगता है आपको? देखिए मैंने कहा ना कि कोटा सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता पल्लवी कि 10 सेटअप कर दिया गया, अब इतने ऑक्सीजन प्लांट में इतने ऑक्सीजन प्रोडक्ट होगा, प्रोड्यूस होगा, लेकिन सवाल है क्या वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं जी। सवाल यहाँ उठता है कि अगर हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिलता तो आज इतना अफरा तफरी नहीं होता। आज मौत की खबर कहीं न कहीं से आते रहती है। धनोज जी, वापस लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जब से कोरोना संक्रमण भारत में प्रवेश किया है तब से महाराष्ट्र में जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं लगातार उनमें बढ़त बनी हुई है। क्या लगता है क्या कारण है कि इतनी सुविधाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसके बावजूद संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है महाराष्ट्र में? एक्सचेंज ऑफ पर्सन है, बाहर से आते हैं लोग, बाहर चले जाते हैं लोग और हाईली थिकली पॉपुलेटेड है तथा हवाई जहाज से भी लोग आते हैं, पानी के जहाजों से भी आते हैं, अफरा तफरी भी है, फिर फिल्म स्टार आते हैं, वीआईपी जाते हैं, तो लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए माइग्रेंट
वायरुलेंट आ जाते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फ्लाइट्स बहुत ज्यादा हैं, तो यही कारण है। लेकिन इसमें चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिजर्वायर मैंने कहीं ना कहीं बॉडी में किसी न किसी के बॉडी में लॉज करता ही है, चाहे कुत्ते बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, चाहे जो हो। अब एक एक आदमी की स्क्रीनिंग करना मुश्किल है। बस एक ही चीज है कि हम लोग टीकाकरण सबका करें और धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है और इसलिए टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। इसी कारण पहले ही राउंड में ये कोरोना खत्म नहीं हो पाया था महाराष्ट्र में, और जगह खत्म हो गया था, दिल्ली में भी खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में दोबारा वायरुलेंट बहुत तेजी से आ गया और लोग खूब धड़ाधड़ मर रहे हैं। ऑक्सीजन की केवल एक कमी बताई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से सर्वाइवल और हीलिंग शायद हो जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वायरुलेंट कुछ और भी तगड़ा आ सकता है। तो ये प्रोसेस है और इवोल्यूशन ऑफ वायरस है और इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन है। धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर आनंद, इस दौरान मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जो नया स्ट्रेन आया है उसकी वजह से लोगों को निमोनिया बहुत ज्यादा हो रहा है, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, और अस्पतालों में व्यवस्थाएं काफी खराब है। तो क्या घर पे रहकर इलाज करना संभव है? हाँ है। देखिए, हमारे जितने भी पेशेंट है सबको मैंने घर पे रखा है। सिंपल सा है कि एक्सरे कराता हूँ, वो 300 रुपए की एक्सरे हो जाती है और उसमें डिजिटल एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे कराने के बाद उसमें रिपोर्टिंग आ जाती है, हाईलाइन और ट्रांसलेंट इफेक्ट बाय दी कोरोना लिखने में थोड़ा सा डरते हैं लोग, तो कोरोना का टेस्ट करा लेता हूँ, उसके बाद CRP करा लेता हूँ, पता चल जाता है कि ये कोरोना का पेशेंट है। उसको खूब बढ़िया हाइड्रेशन तथा खूब अच्छा डीप ब्रीदिंग सिखा देता हूँ। डीप ब्रीदिंग योगा वाला आप सिखा दीजिए, वो पेशेंट खुद ही सर्वाइव कर जाएगा। और जो लोग पेशेंट नहीं डीप ब्रीदिंग सीख पाते हैं, उन्हीं को दिक्कत होती है, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बेड की कमी है। इसलिए घर पे आप सिलेंडर ले आके और डिजिटल ऑक्सीमीटर लगा के आप 95% पे रखे रहिए। कई लोग जो 45% वाले हैं उनको भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने हॉस्पिटल में एक बैरियर लगा दिया है कि 70 से 80% के ऊपर वाले को ही लेंगे भर्ती। और इवन दिन गुरुद्वारा भी जो लंगर चला रहा है ऑक्सीजन का फ्री का, वो भी बैरियर लगा दिया है कि 40-45% वाले ना आए, हमारे पास 70 से 80। अब वो बेचारा मेरा 71 का मरीज था, मर गया, क्योंकि वो 45% उसको ऑक्सीजन कहीं नहीं मिली। तो हम यहाँ तो हम लोग बगल में सेव करा देते हैं, किसी दूसरे से ऑक्सीजन जनरेटर दे देते हैं। तो आज की डेट में ऑक्सीजन जनरेटर तथा ऑक्सीजन सिलेंडर और ये एम्बू बैग मैंने आपको बताया था, इस टाइप का एम्बू बैग होता है, ये आप अपने पास रखिए। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे निमोनिया नहीं हो पाती, क्योंकि लास्ट तक इसमें एयर प्रेशर से एल्वियोलाई को स्ट्रेच करती है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है। डॉक्टर आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास। धनोज जी, आपके लिए मेरा ये सवाल है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्योंकि कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत है इस वक्त, तो क्या ये वक्त आ गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन एक बार फिर से देश भर में लगा देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको कहा ना, व्हाई है द हाई कोर्ट रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट टुडे। मान लीजिए आजकल जो है गवर्नमेंट को क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, उसके पीछे सजग होने की जरूरत है। जो वैक्सीनेशन है उसकी डोज को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। युद्ध स्तर पर जो लोग हैं, क्योंकि 1 मई से ही शुरू होना था, 18 साल से मोर देन अबव द 18 ईयर्स के जो पब्लिक थे हमारे देश के, लेकिन वो फेल हो गए। चाहे वो राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, जो खबर आई है कि उसको शुरुआत नहीं की गई 1 मई से। तो इसमें सरकार को इसीलिए तो फटकार लग रहा है। अब कोर्ट भी फटकार लगा रही है, तो सरकार को चेत जाना चाहिए कि कम से कम वैक्सीनेशन जो है ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि हमारे देश की आबादी 135 करोड़, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना अभी वो नहीं किया गया। अगर 2021 की जनगणना आएगा तो मेरे ख्याल से 135 या मान के चलिए नहीं, कम से कम तो 150 के आसपास होगा हमारे देश की आबादी। इस तरह से जैसे मोदी जी अक्सर 125 करोड़ कहते हैं, तो जिस तरह से भी वैक्सीनेशन हुआ वो आंकड़ा 50 का भी नहीं पार कर पाया। तो तेजी लाना चाहिए केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट से, जिस तरह से केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपने इम्प्लीमेंटेशन करिए, स्वतंत्र है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पल्लवी, कि सरकार को वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन। जिस किसी को वैक्सीनेशन लगेगा तब जाके कुछ जो है डर भय कम होगा, क्योंकि आज भारत में डर व्यापक रूप से हो गया।
जी। बड़े बड़े विधायक से जब मीडिया पूछते थे कि मास्क लगाइए तो बोलता था कोरोना नहीं है। आज उनके ऊपर माला टंग रहा है और नीचे वो जमीन में दफन है। तो मैं तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूँ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और ज्यादा जरूरत होने पर ही निकले और फर्ज के साथ फर्ज निभाना सीखिए। और खासतौर मैं पुलिस वाले से कहूंगा, मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। वर्दी पहन के ही खिदमत करनी चाहिए, न कि शैतान बनकर। जिस तरह से गरीब मजलूमों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। पहले आप समझाइए, लाठी उसको मारा जाता जो नहीं समझता हो। कहते हैं जगाया उसको जाता है जो सो रहा है, जो सोने का नाटक करता है उसको जगाया नहीं जाता, उसको। चलिए धनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर आनंद, जल्दी से आप मुझे बस एक ही सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप हमेशा इस पक्ष में थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों की जो आजकल रिपोर्ट आ रही है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी अभी भारत में जनरेट करना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेंट अपना रूप बदल रहा है, ऐसे में मुश्किल है। तो क्या लगता है लॉकडाउन लगा देना चाहिए? देखिए, क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग भी हैं, इम्यूनिटी में हम लोग भी हैं, तो आप इस चीज में थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, कहीं बहुत बढ़िया इसका विवाद होगा तो वाद विवाद तो उसमें चीज निकल के आएगी। क्योंकि जो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन वाले हैं, वो क्लिनिशियन नहीं है, वो मरीज नहीं ट्रीट करते। तथा जो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लैब्स में बैठे हैं, तो इन तीनों लोगों को बहुत बढ़िया से वर्क करना पड़ेगा और डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि हेल्थ जो है डायरेक्ट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर इसको किसी को भी नजरअंदाज करेंगे, न हेल्थ रहेगा न वेल्थ रहेगा। अगर आप देख लें अपना जायजा, क्योंकि ऑनलाइन वर्क चालू है, ऑनलाइन वर्क 50% से ऊपर चालू है, तो इसलिए ये संभव है कि लॉकडाउन लगा दें। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद शुक्ला। मैं माफी चाहूंगी, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और धनोज जी, मैं चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर पे भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के संकट के बीच केंद्र और कई राज्य सरकारों में तकरार देखने को मिल रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया था। इन्हीं में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। लेकिन इस बातचीत के बाद हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया, अब वो चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया है, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात कही। बेहतर यह होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत सोरेन का यह ट्वीट गुरुवार देर शाम से ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी ने गुरुवार देर शाम को झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के हालात पर चर्चा की थी। इसके साथ ही झारखंड से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक को लेकर वो उन पर तंज कस चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होती है वहां सिर्फ वन वे वो बैठक की जाती है, कोई जवाब नहीं मिलता। तो जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इसके साथ ही लगातार जो है बताते हैं आपको कि राज्य और केंद्र के बीच का जो आकलन है, जो बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं नहीं बैठ पा रहा है। तालमेल में जो है काफी दिक्कत इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसी दौरान अब हेमंत सोरेन की तरफ से भी जो है पीएम मोदी पर तंज कसा जा चुका है, जहां उन्होंने ट्वीट कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो है कहा है कि फोन पर उनसे बात हुई है, लेकिन अगर मन की बात की जगह काम की बात की जाती तो बेहतर होता। इसी के साथ ही इससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी तरह का मिलता जुलता एक तंज पीएम मोदी पर कस चुके हैं। तो वहीं धनोज जी, आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय जब केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, राज्यों की तरफ से केंद्र पर तंज कसे जा रहे हैं, कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या राय है? दुर्भाग्य है ये। मान लीजिए एक सीएम पीएम के काम को अगर चुटकी ले रहा तो सीएम को भी तो अपने राज्य में काम करके दिखाना चाहिए जी। आप यह नहीं देखिए कि आप एक उंगली दूसरे पर उठाते तो 4 आप पे उठ रहा है। आप भी जीते हुए सीएम हैं, आप अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, आपका भी तो दायित्व है। फेडरल इन नेचर में, संघीय ढांचा में राज्य सरकार को बहुत पावर है। केंद्र मदद दे या ना दे, राज्य सरकार बिना केंद्र की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम हेमंत सोरेन को सांप क्यों सूंघ जाता है? और इस तरह इस आपदा के घड़ी में इस तरह चुटकी लेने के लिए सीएम बने हो, उनको कम से कम काम करना चाहिए, चिट्ठी लिखना चाहिए, मोदी जी से मदद मांगनी चाहिए, ना कि तंज कसना चाहिए। अरे वो मन की बात करे तो आप काम की बात कर लीजिए, आप अपने राज्य में। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो गोली कांड उसको छुटाने में लगा हुआ। अरे कोरोना को लेकर
अभी वो जो राजनीति कर रहे, क्या वो राजनीति नहीं कर रहे? अभी इस टाइम राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अभी केंद्र के साथ मिलकर आपदा से निपटने की जरूरत है। आप निपट गए, राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने आपको भी चुना है, लेकिन इसलिए नहीं चुना है कि आप चुटकी करें। आपको इसलिए चुना है कि कौन क्या कर रहा है उससे परे हटकर आप राज्य की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आपका दायित्व बनता है, एक मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है राज्य के प्रति। और जिस तरह से कह रहे हो कि जैसे मान लीजिए अभी गरीब मजदूर पलायन किया, उसमें झारखंड के भी बहुत सारे मजदूर थे, तो कहने का मतलब है मुझ जैसे पत्रकार और देश के नागरिक कि मुख्यमंत्री जी को यह बात शोभा नहीं देता कि अभी आप राजनीति करें। अभी आपको जान माल की सुरक्षा के लिए राय मशवरा करना चाहिए। जी बिल्कुल। धनोज जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से झारखंड के अस्पताल हैं, हमें इतना पैकेज दीजिए, हमें इतनी मदद कीजिए। जी, तो धनोज जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि झारखंड के अस्पतालों की अगर तस्वीरें देखने जाएं तो काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं वहां पर, जहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मास्क ही नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर हैं तो सिलेंडर को मास्क से जोड़ने के लिए मास्क ही नहीं है, बदल बदल के मास्क जो हैं, मरीजों के मास्क एक्सचेंज किए जा रहे हैं, पर फिर भी केंद्र पर ठेकरा फोड़ना है। ये भी लापरवाही है। इसका सारा दारोमदार राज्य सरकार की है। देखिए, आपको झारखंड का भौगोलिक दशा समझना पड़ेगा। वो पहाड़ी पठारी इलाका है, ऊंच नीच जो है ना, उभर खाबर, और कहीं वहाँ के जो संथाल परगना, उन सबों में जो डॉक्टर का पहुंचना इमरजेंसी, देखिए जो एक डॉक्टर जब निकल जाता है छुट्टी पे या निकल जाता अपने घरों को, तो उसको 2-3-4 घंटा लगता पहुंचने में। तो ये सब सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्यमंत्री का, अपने राज्य का, क्योंकि ये कोविड पैंडेमिक के एरिया में युग में मुख्यमंत्री को सारी बात छोड़कर सुनिश्चित करना चाहिए, टेलीफोन के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, एडवर्टाइज के द्वारा। तो कहीं ना कहीं धनोज जी पिछड़ गया है झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अभी वो उनकी हालत बहुत दयनीय है जी, और उनको मजाक करने के बजाय काम करना चाहिए। अभी उनके ऊपर चुनौती को पूरा करना चाहिए। हेमंत सोरेन को अभी राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी उनको अपने जनता के प्रति, राज्य के जनता के प्रति, उनको ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, उनको मास्क कैसे पहुंचे, सैनिटाइज कैसे पहुंचे, टेबलेट कैसे पहुंचे, रेमडेसिविर कैसे पहुंचे, जितनी भी दवाई है वो कैसे पहुंचे, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। एक भी ट्वीट नहीं आया कि हमारे राज्य में ये चीज की कमी है, लेकिन मोदी जी पर ट्वीट करते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी पर ट्वीट करने का मतलब क्या है? राजनीति करने में उसको बड़ा मजा आ रहा है। राजनीति नहीं करना चाहिए उनको। अभी मतलब कहीं ना कहीं कोरोना के इस संकट काल में भी राजनीति पीछा नहीं छोड़ रही है, गद्दी नहीं छूट रही है लोगों से, और सत्ताधारी लोग जो हैं, और खासतौर पर ये जो लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी चल रही है। बीजेपी शासित राज्यों का कुछ अलग कहना है, गैर बीजेपी शासित राज्यों का अलग कहना है। उनकी तरफ से लगातार इस तरह की अपील की जा रही है या फिर शिकायतें आ रही हैं केंद्र के लिए। तो क्या लगता है धनोज जी, कब स्थिति सुधर पाएगी और लोगों के बारे में सोचना कब शुरू कर पाएंगे? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट कहा जो हेल्प चाहिए मुख्यमंत्रियों को हेल्प किया जाएगा जी। या राजनीति करने के लिए तो मुख्यमंत्री के पाले में कोई गेंद है ही नहीं, बस मुख्यमंत्री को सहयोग लेना चाहिए। आप चिट्ठी लिखिए, अपने होम सेक्रेटरी को कहिए कि सेंट्रल के होम सेक्रेटरी के टच में रहे, जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे जितना हो सके व्यवस्था राज्य में, खासतौर पर क्योंकि आपका पठारी इलाका है, वहाँ जंगलों का इलाका है, दूसरी बात आदिवासियों का इलाका है, क्योंकि देखिए जंगल में रहने वाले लोगों को समझाना, वहीं के लोग समझा पाएगा किस तरह से मास्क पहनना, 2 गज की दूरी करना, सावधानी बरतना। तो राजनीति अभी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हेमंत सोरेन जी को केंद्र से मदद लेने के लिए ट्वीट करना चाहिए। अभी उनके ट्वीट में सिर्फ होना चाहिए हेल्प मी, प्लीज हेल्प टू झारखंड स्टेट, माय डियर प्राइम मिनिस्टर, यू आर गुड। मतलब इस तरह की बातें होनी चाहिए, न कि तंज कसना चाहिए, क्योंकि तंज कसकर आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप अपनी कमी को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो तंज कसने का मतलब है कि आप भी अपने राज्य में जो व्यवस्था है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप राजनीति कर रहे हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। आपको सिर्फ जनता की सेवा करनी चाहिए। जनोज जी, क्या लगता है, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऑडिट होना चाहिए, तो क्या लगता है कि जो इस तरह के राज्य हैं जहां पर इस तरह की कमियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो वहां पर एक ऑडिट हो और एक ब्यौरा जो है केंद्र को सौंपा जाए, ताकि एक पारदर्शिता आ जाए और केंद्र को भी पता चल सके कि कितनी कमी है, कितनी चीजें, सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जानी चाहिए? देखिए पल्लवी, दुर्भाग्य है जो कोर्ट के आदेश उसका 10% भी पालन नहीं हो रहा जी। कोर्ट तो चिंतित है ही, माननीय न्यायालय कितना चिंतित है जनता के प्रति कि हम जैसे पत्रकार इन बात को जानते हैं कि उन्होंने कई बार फटकार लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार को कहा, लेकिन 10% भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। जबकि सरकार को सब काम छोड़कर कोरोना को नंबर 1 पर रखते हुए सारे जितने भी मतलब माकूल व्यवस्था है, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, वो सब डिसीजन लेकर राज्य के जनता को सुरक्षित रखने के प्रयास करनी चाहिए सरकार को, लेकिन राजनीति करने से बाज नहीं आ रही और 10% भी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कोर्ट की भी अवहेलना की जा रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा सरकार से और खासतौर पर कोर्ट से कि आपकी सख्ती से सरकार से काम करवाएं और उनका जो अवमानना का उस पर जरूर नोटिस दें। मनोज जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी, पर एक आखिरी सवाल कि राज्य की चूक या राज्यों की बदहाल व्यवस्थाओं के लिए केंद्र को दोष देना कितना सही या कितना गलत? केंद्र तो अपनी व्यवस्था कर रही है ना, राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अगर राज्य अपनी अव्यवस्था का टिकरा केंद्र पे फोड़ेगा तो ये उचित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो आप, अपने राज्य में आप बेहतर, आपका बजट है आप अपना बजट पास करते हो, तो बाद बजट में आप शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या तय करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका टिकरा केंद्र पे फोड़ना सरासर अन्याय है, क्योंकि राज्य सरकार को अभी अपने राज्य के दायित्व के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जी धनुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर और इतनी अहम चर्चा करने के लिए। तो वहीं दर्शकों को कहना चाहिए कि राज्य और केंद्र के बीच जो है एक ठनाठनी का माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है और कई ऐसे गैर शासित, बीजेपी गैर शासित राज्य हैं जिनकी तरफ से कई ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और लगातार केंद्र को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये समस्याओं का समाधान कब होगा, कब तक हो पाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगातार संज्ञान लिया जा रहा है और सख्त रुख जो है सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार कर लिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक ब्यौरा बनाया जा सके और दिया जा सके, उसके हिसाब से सभी राज्यों को जरूरत की सभी सामग्री जल्द ही उपलब्ध कराई जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।